वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये जो ग्राफ है ना, ये प्लैंक्स लॉ का है ग्राफ, और इसी से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ निकल कर आता है। ठीक है, प्लैंक्स लॉ क्या कहता है? प्लैंक्स ने है ना, प्लैंक्स जो मैक्स प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में भी काम किया है, उन्होंने जो ब्लैक बॉडी की मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर होती है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और वेवलेंथ के साथ उन्होंने ग्राफ प्लॉट करा। वेवलेंथ को उन्होंने लाइट की या किसी भी वेव की वेवलेंथ को उन्होंने एक्स एक्सिस पे लिया माइक्रोमीटर में, और मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ली ब्लैक बॉडी की। इन दोनों के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट करा अलग अलग टेम्परेचर पर, वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट करा ना, उनसे उनके कुछ रिजल्ट्स निकल कर आए, और उन रिजल्ट्स को ही हम प्लैंक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, ग्राफ जो उन्होंने प्लॉट करा था उससे उनके कुछ रिजल्ट्स निकल कर आए थे, और उन रिजल्ट्स को ही हम प्लैंक्स लॉ के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट जो निकल कर आया था वो ये था कि जब हम ग्राफ बनाएंगे मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी और वेवलेंथ के बीच में, तो उस ग्राफ का जो एरिया है, जैसे इस वाले ग्राफ का जो एरिया रहेगा, इसका जो एरिया आएगा, अलग इस वाले ग्राफ का जो एरिया आएगा, जो ग्राफ जा रहा है ना, इस ग्राफ का जो एरिया आएगा, ये 4000 पर है, ये 2000 केल्विन पर है, अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ बनाए थे। तो किसी भी एक ग्राफ को पकड़ लो, उसका जो एरिया आएगा, उस कर्व के नीचे का जो एरिया है सारा, वो ब्लैक बॉडी की टोटल एमिसिव पावर देगा हमें। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि ब्लैक बॉडी की टोटल एमिसिव पावर निकाल के देगा। ठीक है, टोटल एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एरिया निकाल के देता है ये चीज। ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द ग्राफ ऑफ द एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व? टोटल एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक मोनोक्रोमेटिक टोटल एमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच का जो कर्व है, उस कर्व का जो एरिया है वो टोटल एमिसिव पावर निकाल के देगा ब्लैक बॉडी की। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो कर्व शिफ्ट होता जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 100 से 200 केल्विन, 200 से 300, 300 से 500, ऐसे अलग अलग जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी इमिट हो रही थी वो भी इंक्रीज होगी। जैसे एक पर जो एनर्जी इमिट हो रही है 1000 के लिए, वो इतनी इमिट हो रही है, इतनी एनर्जी इमिट हो रही है, मतलब यहाँ कुछ, लेकिन एक पर 2000 केल्विन पर टेम्परेचर पर एनर्जी ज्यादा इमिट हो रही है, 4000 पर एक ही वेवलेंथ पर, 1 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पर और ज्यादा एनर्जी इमिट हो रही है, और 5778 पर और ज्यादा एनर्जी इमिट हो रही है। मतलब जो एनर्जी इमिट हो रही है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो एनर्जी इमिट हो रही थी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर सेम वेवलेंथ के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर जो एनर्जी इमिट होगी वो अलग अलग होगी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, चाहे वो 1 माइक्रोमीटर चाहे 10 माइक्रोमीटर, जो एनर्जी इमिट हो रही थी वो भी इंक्रीज होगी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है ना, वो कम वेवलेंथ पर इमिट होने लगेगी। देखो, टेम्परेचर जब 100 केल्विन था तो मैक्सिमम एनर्जी जो इमिट हो रही थी वो 10 से कुछ ज्यादा, यानी 11 या 12 ये कुछ 20 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पे इमिट हो रही थी। ठीक है, लेकिन जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही थी वो 10 से कम पर इमिट हो रही है, और जब हमने और बढ़ाया तो जो मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है वो और कम पे इमिट हो रही है, जब और बढ़ाया तो जो मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है वो और कम पे इमिट हो रही है। मतलब जैसे जैसे देखो, अब हमने यहाँ पे टेम्परेचर कर दिया तो जो मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है वो 10 से देखो कितनी दूर वेवलेंथ पे इमिट हो रही है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी तो ज्यादा इमिट होगी लेकिन वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी। जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एनर्जी इमिट होएगी ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे उस वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होएगी। क्या मतलब? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बेशक से ज्यादा इमिट होगी, लेकिन जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही थी उससे कम वेवलेंथ पर अब एनर्जी इमिट होगी, यानी जो एनर्जी इमिट होगी टेम्परेचर बढ़ाने से जो एनर्जी इमिट होगी वो कम वेवलेंथ पर एनर्जी इमिट होगी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी स्मॉल वेवलेंथ पर इमिट होगी। द एनर्जी इमिटेड, द मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड इज एट वेरी स्मॉल वेवलेंथ एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तीसरा रिजल्ट है, ये पहला रिजल्ट क्या है, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है उस ग्राफ का जो एरिया है वो ब्लैक बॉडी की टोटल एमिसिव पावर देगा। दूसरी बात, जो इन दोनों का जो आपने ग्राफ प्लॉट करा उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो एनर्जी इमिट हो रही है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर वो एनर्जी इंक्रीज होगी। 100 केल्विन पर जो एनर्जी इमिट हो रही है 10 माइक्रोमीटर वेवलेंथ पे वो कम होगी, 200 पर ज्यादा होगी, 300 पर ज्यादा होगी। तीसरी बात, जैसे जैसे आप
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो एनर्जी मैक्सिमम इमिट हो रही है ना, वो छोटी वेवलेंथ पर मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है। एनर्जी इमिटेड एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द एनर्जी व्हिच इज इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, द मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज एट स्मॉल वेवलेंथ। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एनर्जी इमिट करेगी ना, वो छोटी वेवलेंथ पे करेगी। और जो इन मैक्सिमम एनर्जी वाले पॉइंट्स हैं, इन सबको जब आप मिला दोगे तो जो ग्राफ बनता है उसे बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसे क्या बोलते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब जो जो मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ है, मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ स्मॉल आती है, तीसरा पॉइंट था प्लैंक्स लॉ का। तो जो जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है इनटू में एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट आता है। या फिर द मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। या फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की डेफिनेशन है, या फिर मैक्सिमम एनर्जी की जो वेवलेंथ आएगी वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ गई हुई बात कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। टेम्परेचर जितना ज्यादा वेवलेंथ की वैल्यू उतनी कम। टेम्परेचर जितना, देखो यहाँ पे टेम्परेचर हो वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर बढ़ा वेवलेंथ कम, टेम्परेचर बढ़ा वेवलेंथ कम, टेम्परेचर 10,000 हो गया वेवलेंथ और कम हो गई। इस तरफ शिफ्ट हो रही तो वेवलेंथ कम होगी ना, क्योंकि यहाँ 0.1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही है। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसकी वैल्यू भी आती है। ये ग्राफ में एक बार मिटा रहा हूँ, वैसे इसका काम खत्म हो गया है और ये वीडियो भी खत्म हो गई है। बस एक बात मुझे और लिखनी है जो बतानी है, क्या? वो ये है कि मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ और टेम्परेचर की जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वो आती है 2989 शायद, हाँ 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। ठीक है, 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। और जो प्लैंक्स लॉ है, प्लैंक्स लॉ क्या है? प्लैंक्स लॉ की जो फॉर्मूला है, प्लैंक्स लॉ का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू में 2 पाई सी स्क्वायर इनटू h लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल की पावर, ये exp, देखो 2 पाई सी स्क्वायर h, अभी बताता हूँ क्या क्या सिंबल है। लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल है e की पावर में लिख रहा हूँ, exp मतलब मैं पावर में लिखूंगा, तो टर्म लिखूंगा ना ch लैम्डा kt माइनस 1। ठीक है, मतलब ये e की पावर में है सब कुछ, c इंटू एच अपॉन में लैम्डा इंटू के इंटू टी। ठीक है, ये टर्म क्या क्या है देखो, 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू सबको पता है कांस्टेंट है 3.14, ये पाई बटे 7। c वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या एग्जैक्ट वैल्यू 299 792 458 मीटर पर सेकंड, 299 792 458 मीटर पर सेकंड। h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 × 10 6.64 10 to the power 34 जूल सेकंड, यही होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, 6.64 लिखो या 2 लिखो, ऐसे 6.6 × 10 की पावर -34 जूल सेकंड, ये सबसे एग्जैक्ट है, सबसे सही रहेगा। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की या वेव की। फिर वही लैम्डा वेवलेंथ, के क्या है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, के क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, लिख देता हूं BOLTZ बोल्ट्जमान कांस्टेंट्स। ठीक है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी है, t एब्सोल्यूट टेंपरेचर है, t क्या है एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ठीक है, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू भी लिख लो अगर लिखनी है तो। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.3805 into 10 की पावर -5 1.3 10 की पावर -23 सॉरी टी पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन। ठीक है, ये क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू 1.3805 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये प्लैंक्स लॉ। अब लास्ट बात जो फाइनल बात मैं बता रहा हूँ, एक तो प्लैंक्स लॉ बता दिया, एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बता दिया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब करते हैं हम, जब हम प्लैंक्स लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो हमारे पास ब्लैक बॉडी की जो मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक पावर है ना, मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है। जब हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और प्लैंक्स लॉ को कंबाइन करते हैं, जब हम दोनों लॉ को कंबाइन करते हैं, तो ब्लैक बॉडी की जो मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है वो निकल कर आती है। और वो कितनी आती है, ये है 1.285 इंटू 10 की पावर -5 टी की पावर 5 है। ठीक है, वाट
मीटर स्क्वायर पर मीटर वेवलेंथ, पर मीटर वेवलेंथ ये वैल्यू है वो 1.285 10 की पावर -5 और t की पावर 5 वाट पर मीटर स्क्वायर पर मीटर वेवलेंथ, ठीक है। मतलब जब आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और प्लैंक्स लॉ को कंबाइन कर दोगे तो जो ब्लैक बॉडी की मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर आ सकती है वो इतनी है, ठीक है। ये भी कंडीशन है, ठीक है, जब दोनों लोग कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रेडिएशन बिल्कुल खत्म हो गया है। जो लास्ट बुक मैंने पढ़ाया प्लैंक्स लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये बहुत अच्छे से समझाया है। अमूमन ये बच्चों को समझ में नहीं आता, पर मैंने इसका एक एक पॉइंट ढंग से समझाया है, ठीक है। कैसे क्या पॉइंट निकाले थे प्लैंक्स ने, फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ प्लैंक्स लॉ से कैसे आया था, ये सब चीज़ें पढ़ाई है। मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ्स हैं उनको जोड़ दो, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन ही वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है। मतलब मिनिमम वेवलेंथ्स को जब जोड़ोगे या मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ्स को जब जोड़ोगे तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर नए आए हो तो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लो, और कोई टॉपिक आपको जिस पे वीडियो बनवानी तो कमेंट करके बता दो, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी और बात मुझसे सजेशन देना हो आपको, आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।